Hello everyone, welcome to the new class of biology. In the previous class we discussed about some of the tropism methods as well as the coordination methods that takes place in the plants. तो उसका कुछ पोर्शन बाकी रह गया था, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स वगैरह किस तरीके से होते हैं। एक तरीका हमने देखा था विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मूवमेंट, किस तरीके से उसके मूवमेंट प्रोसेसेस वगैरह होते हैं। प्लांट्स ट्रॉपिज्म तरीके से किन किन प्रोसेसेस से ये होता है पढ़ा था हमने कल। जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म के बारे में नहीं बताया था लेकिन मेंशन ज़रूर किया था, एंड ऑल्सो हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, I believe that you have written the notes from the studies class which has been provided as the PDF in the comment box, which you can access through the Google Drive. Suppose if you are attending the class for the first time, you can access the notes of this class or the previous classes. In the comment box there is PDF provided, so you can just download the PDF and write the notes in your notebooks. Okay. So we can continue from what we had at what place we had halted yesterday. So हमने ये कल बताया था कि कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म जैसे मैकेनिज्म्स की मदद से क्या होता है, ग्रोथ वगैरह की प्रोसेसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फास्ट रिस्पॉन्स के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन, जैसे प्लांट है हमारे पास, प्लांट के किसी पार्ट को हमने टच कर लिया या फिर काट दिया, या फिर टच मी नॉट प्लांट का केस अगर देखिए, उसको टच करने के बाद तुरंत उसमें फास्ट रिस्पॉन्स अगर होता है तो वो बहुत जल्दी होना भी ज़रूरी है। सो इसके लिए, उस फास्ट रिस्पॉन्स प्रोसेस के लिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन पास करे, ट्रांसफ़र करे, देयर आर सम मैसेजेस विच आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो बॉडी में होता है, शरीर में, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा होता है। लेकिन इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का भी अपना एक लिमिटेशन है कि आप एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक एनिमल बॉडी में या फिर एक प्लांट बॉडी का भी अगर केस देखो, इट हैज़ अ लिमिटेशन टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स। क्या, कैसे, किस तरीके से हो सकता है उसका लिमिटेशन देख लेते हैं। पहला वाला जो लिमिटेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सारे सेल्स में, एनिमल बॉडी के अगर केस देखें तो सारे सेल्स में नर्वस टिश्यू या नर्व्स का होना ज़रूरी नहीं है। अगर नर्व्स मौजूद नहीं है तो एनिमल बॉडी के केस में इम्पल्सेस को शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन, बहुत ज़्यादा इश्यू रहेगा। ओके, सेकेंड लिमिटेशन क्या रहेगा कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक बार जनरेट हो गए, प्रोड्यूस हो गए, फिर जब ट्रांसमिट हो गए तो सेल को कुछ टाइम लेना पड़ता है अपने इस मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए। यानी कि एक बार सेल ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेज दिया, भेजने के बाद उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट कर दिया, भेज दिया, अगला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर उसको भेजना है तो फिर उसको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, या फिर उसको उतना प्रोसेस रीसेट करके वापस अगले इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा लिमिटेशन के हिसाब से कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कंक्लूजन हम ला सकते हैं कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सारे में नर्वस टिश्यूज़ का होना ज़रूरी नहीं है, और ज़्यादातर जो नर्वस टिश्यू वाले भी जो होते हैं उनमें, नर्वस टिश्यू वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी जो कम्युनिकेशन होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ डन बाय एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो वी विल अप्लाई अनदर मेथड टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स और ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। तो दूसरा मेथड क्या है, द सेकेंड मेथड विल बी बाय द केमिकल मोड, या फिर केमिकल मेथड से, केमिकल सिग्नल्स के द्वारा हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कैसे? सपोज सोचो कि हमारे सेल, लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट सेल का देख लिया हमने केस। प्लांट सेल के केस में केमिकल कॉम्पाउंड एक सेल जनरेट कर रहा है, फिर उसी सेल के चारों तरफ इस सेल के द्वारा जनरेट किए इस कंपाउंड को अपने सेल के चारों तरफ ये भेज देता है, डिफ्यूज कर देता है। प्लस उसके साथ साथ इसके आसपास मौजूद सेल्स में इस कंपाउंड को डिटेक्ट करने की क्षमता भी अगर हो
ताकि वो अपनी इस इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर पाए एंड चाहे तो उसको अगले सेल्स में ट्रांसमिट भी कर पाए, तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के हमने कुछ इश्यूज देखे थे कि क्या इश्यूज हो सकते हैं। एक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गया, बन गया, नेक्स्ट सेल में भेज दिया, ज़रूरी नहीं कि अगले सेल के अंदर नर्वस टिश्यू हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक केमिकल तरीका अपनाया किया। अब केमिकल तरीके में क्या होता है, एक सेल में केमिकल कंपाउंड उसने प्रोड्यूस कर लिया, ट्रांसमिट कर लिया, अपने सेल से बाहर निकाला, दूसरे सेल तक पहुंचाया। उस दूसरे सेल ने इस केमिकल कंपाउंड को डिटेक्ट किया, पता चला कि हाँ ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसको पता चलने के बाद उसने अपने अगले सेल को इंफॉर्मेशन पास किया। ऐसा करके वो इंफॉर्मेशन पास होता गया। किस तरीके से किया था, उसको केमिकल मोड की तरफ से किया था। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कंपैरिजन में देखा जाए इट वुड बी डेफिनेटली स्लोअर, बहुत धीरे होगा ये प्रोसेस, लेकिन इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा ऐसे केसेस में जहाँ पर आपके पास नर्व सेल्स जिन जगहों पर नहीं हो, उन जगहों पर इन केमिकल कंपाउंड्स का होना ज़रूरी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि इन केमिकल कंपाउंड्स को हम नाम क्या दें, है ना। अब इन केमिकल कंपाउंड्स का नाम क्या दे सकते हैं। स्मॉलर क्लासेस में आपने इस केमिकल कंपाउंड्स का नाम सुना ही था। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। What is an hormone? A hormone is a chemical messenger which is synthesized for the purpose of passing fast or slower responses. ठीक है, ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो फास्ट या स्लोअर रिस्पॉन्सेस के लिए एक सेल से दूसरी सेल की तरफ, ज़्यादातर स्लोअर रिस्पॉन्स के लिए होता है, लेकिन फास्ट रिस्पॉन्स के लिए भी कभी कभार हॉर्मोन्स यूजफुल रहते हैं। एनिमल्स के केस में फास्टर रिस्पॉन्स के लिए हॉर्मोन्स ज़रूरतमंद है, प्लांट्स के केस में स्लोअर रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरतमंद है। ओके, सो इस कंसिडरेशन में अगर देखें, द प्लांट सेल और द प्लांट्स इन ओवरऑल दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। सबसे पहला एन इम्पोर्टेंट हार्मोन ऑक्सिन, फर्स्ट हार्मोन। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं प्लांट के जो स्टेम रहते हैं उसके टिप में पाया जाता है, एंड में पाया जाता है। ये करता क्या है, सपोज हमारे पास एक प्लांट है, ये एक बड़ा प्लांट है, इस प्लांट की जड़ नीचे की तरफ है, प्लांट में छोटा सा एक ब्रांच है, प्लांट में लीफ है, प्लांट से निकल के आया हुआ फ्रूट है। अब ये करेगा क्या, सपोज हमने इस प्लांट को उठा के ऐसी जगह पर जा दी जहाँ पर लाइट कम है और एक ही डायरेक्शन में हमने सिर्फ उस लाइट को इनेबल कराया। तो हम जानते हैं कि लाइट जहाँ पर आएगा, जहाँ से आएगा प्लांट उसी तरफ अपना डायरेक्शन मोड़ के जाएगा। उसकी वजह है ऑक्सिन। कैसे करता है ये, ऑक्सिन पहले डिटेक्ट करेगा, ऑक्सिन हार्मोन। जब प्लांट को पता चल जाता है कि लाइट इस डायरेक्शन में है, तो प्लांट में जो ऑक्सिन रहता है वो ऑक्सिन जहाँ पर प्लांट में, जहाँ पर लाइट कम मात्रा में पहुंचेगी उस डायरेक्शन में ज़्यादा ये जाएगा। सपोज लाइट यहाँ से हमने फेंक दिया, यहाँ से मैं कुछ लाइट इसको दे रहा हूँ इस प्लांट को, तो जाहिर सी बात है प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो होगा। तो प्लांट जब ऊपर की तरफ ग्रो होगा, ऑक्सिन नीचे की तरफ जाएगा, ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर लाइट इस प्लांट को कम मिलेगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा, ये प्लांट नीचे की तरफ जाने के बाद उस सेल्स के अंदर जहाँ से भी ये प्रोडक्शन हो रहा है, उस सेल्स में, आसपास के सेल्स को ये ग्रो होने में मदद करेगा। And slowly and steadily what happens, it enables the plant to grow, plus it also enables the plant to bend towards the light wherever it is from. प्लांट को ग्रो होने में भी मदद करेगा, प्लांट को उस डायरेक्शन में भी जाने में भी ये मदद करेगा जिस डायरेक्शन में ये लाइट आ रही है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। ओके, आई थिंक you have got a clear idea about what is an ऑक्सिन। देखते हैं अब अगला हार्मोन क्या है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन विच इज फाउंड इन प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट्स, इज गिबरलिन। जिबरलिन जो रहता है, इट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड ये ऑक्सिन का ही काम करता है। ग्रोथ ऑफ स्टेम ग्रोथ में मदद करता है। प्लांट में जो स्टेम्स रहते हैं उस स्टेम की ग्रोथ में जिबरलिन मदद करता है।
नेक्स्ट इज द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है और इसी के रैपिड सेल डिवीजन की मदद से फ्रूट्स और सीड्स के डेवलपमेंट में साइटोकाइनिन मदद हेल्प करता है। ओके, ये प्लांट को ग्रो होने में मदद करने वाले हॉर्मोन्स थे। साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ऑक्सिन, ये सारे प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हॉर्मोन्स भी रहते हैं जो प्लांट को ग्रो करने से रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं प्लांट की ग्रोथ। उसमें से एक है अब्सिसिक एसिड, एक और भी मौजूद है वैसे, इथाइलिन जिसे कहते हैं, इथाइलिन। एक है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है इथाइलिन। यहाँ पर हमारे पढ़ने के लिए सिर्फ एब्सिसिक एसिड मौजूद है, तो हम उस पर ध्यान देंगे। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट्स। सो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन का एक एग्जांपल एब्सिसिक एसिड। एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन का एग्जांपल पूछे तो प्रोमोटर मतलब प्रमोट करना, ग्रोथ इंक्रीज करने वाला हार्मोन। साइटोकाइनिन एक ग्रोथ प्रमोटर है, जिबरलिन एक ग्रोथ प्रमोटर है, ऑक्सिन एक ग्रोथ प्रमोटर है। इनमें से कोई भी आप 1 या 2 एग्जांपल्स लिख सकते हो। ओके, सो एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसलिए ग्रोथ रिड्यूस होने में हेल्प करता है ताकि ऐसा नहीं कि प्लांट हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। प्लांट में लीव्स के पत्ते जो रहते हैं ना, वो झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उस पत्तों को निकलने के प्रोसेस में प्लांट को हेल्प करने वाला जो हार्मोन है, प्लांट को हेल्प करने वाला जो हार्मोन है वो एक्चुअली एब्सिसिक एसिड है। आई बात समझ में? यानी कि प्लांट्स में से पत्तों के निकलने का जो प्रोसेस है वो करने वाला एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन कुछ उसी तरह का एक हेल्प करता है। जब पत्ते निकल जाते हैं तो पत्ते डिफरेंट कलर के हो जाते हैं। उस पत्तों के कलर को देने वाला कौन सा पिगमेंट रहेगा, अगर ध्यान हो तो कौन सी चीज या विच कलर गिविंग organelle is found in the cell of a plant cell which helps in the coloring of a leaf or any type of fruit, whatever, flower, कौन सा हेल्प करेगा? प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड हेल्प करेगा। प्लास्टिड 2 टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट वाइट कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट रेड, ऑरेंज, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। पत्ते जब झड़ जाते हैं ऑरेंज कलर के कर लगभग बाहर निकलते हैं, तो वो जो ऑरेंज कलरिश होता है, दैट इज हैपनिंग और दैट हैपन्स और ऑक्वर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट इन द प्लांट सेल। आई थिंक 9th क्लास में पढ़ाया गया है आप लोगों को, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट द control and coordination that takes place in plants में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाला कौन होगा, तो एक सिंगल आंसर में आप दे सकते हो। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाला अगर एक चीज रहेगा तो वो है केमिकल सब्सटेंस जिसको हम हार्मोन कहते हैं, और 4 हार्मोन्स के बारे में अभी आपने पढ़ाई। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट। इसका पीडीएफ, इस नोट्स के पीडीएफ आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।